गुड मॉर्निंग शिवानंद, गौरव, अमृत जी, गुड मॉर्निंग। चलो सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। देखो अभी तक क्या क्या पढ़ लिया थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, है ना। कुछ बच्चे क्योंकि लगातार नए भी एनरोल होते रहते हैं तो उनको भी पता होना जरूरी है। हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, है ना। इंडियन ज्योग्राफी, इसके अंतर्गत जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का सामान्य परिचय, पहला टॉपिक लगभग 4 क्लास में, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कंप्लीट कर लिया। सेकंड टॉपिक फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने 6 टॉपिक कवर किए हैं, ठीक है। बहुत ही बड़ा इंडियन ज्योग्राफी का फिजिकल पार्ट इसके अंतर्गत कवर होता है। इसमें हमने हिमालय को स्टडी किया, नदर्न प्लेन्स को स्टडी किया, पेनिनसुलर प्लेट्यू को स्टडी किया, कोस्टल प्लेन को स्टडी किया, आइलैंड को जो भी हमारे यहाँ है उनको स्टडी किया, डेजर्ट रीजन को भी स्टडी किया। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम जो है भारत का, अपवाह तंत्र है, इसमें जितनी भी नदियां होती हैं, चाहे वो हिमालयी नदी तंत्र हो, प्रायद्वीपीय भारत के नदी तंत्र हो, इनको हमने स्टडी कर लिया। ठीक है, जो लेक्स और वाटरफॉल्स है ना, वाटरफॉल, इनको हमने स्टडी कर लिया। इसके अलावा जो परियोजनाएं हैं, डैम्स वगैरह हैं, इनको भी हमने स्टडी कर लिया। ठीक है, तो ये मेन मेन टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत। जो भी बच्चे नए एनरोल हो रहे हैं, जिन जिन भी बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, प्ले लिस्ट में या फिर वहां पर जहां पर भी आपको कंटेंट दिखता है वहां पर आपको ये सारे लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ भी अपलोड हो गई हैं, टेस्ट भी आपको इनके मिल जाएंगे। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, भारत की जो मिट्टियां हैं या फिर सॉइल्स है, ठीक है, इनको हम स्टडी करेंगे। तो बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। चलिए, किसी को कोई डाउट हो अभी तक तो बता सकते हैं, जो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए, जो मिट्टी होती है ना, सबसे पहले समझ लीजिए कि मिट्टी जो होती है क्या होती है। तो पृथ्वी की सतह पर या फिर जमीन पर जो एक लेयर होती है दानेदार बारीक कणों की, उसको ही हम मृदा बोलते हैं। एक सिंपल सी मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है। कभी डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये मिट्टी होती है या फिर सॉइल होती है, इसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो जो चट्टाने होती है ना, जो चट्टाने होती हैं, ठीक है, तो इनके ही अपक्षय अपर्दन के द्वारा, इनके ही अपक्षय अपर्दन, ठीक है, इरोजन के द्वारा मिट्टियों का निर्माण होता है। कैसे होता है अपक्षय अपर्दन? जैसे मान लीजिए कोई चट्टान है, ठीक है, तो जो हमारी अर्थ है इस पर लगातार बहुत सारी क्रियाएं चलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल साधारण भाषा में हम समझेंगे, जैसे मान लीजिए वर्षा ऋतु में यहाँ पर बारिश हुई और इस चट्टान से लगातार क्या जल टकरा रहा है। ठीक है, तो लगातार जब जल टकरा रहा है तो उससे क्या होगा, ऊपर की जो इसकी सतह है ना, चट्टान की ऊपर की सतह है, तो इसमें क्या होगा, लगातार टूट फूट होगी। ये जो ऊपरी सतह है वो ढीली पड़ जाएगी, है ना। और एक टाइम के बाद क्या होगा, ये जो ऊपर वाली लेयर है चट्टान की, वो एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर हो जाएगी। कैसे? मान लीजिए हवा चली तो ऊपर की जो टूटी फूटी सतह है वो एक स्थान से दूसरी स्थान जाकर के इस प्रकार से जमा हो जाएगी। ठीक है, वर्षा के जल के द्वारा जब यहां से बहेगा तो उसके साथ बह करके ये कण एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लगातार बहुत सारी क्रियाएं चलती रहती हैं, बहिर्जात बल बहुत सारे लगते रहते हैं, जिसके कारण ये सारी क्रियाएं चलती हैं और इन्हीं चट्टानों से मिट्टी का निर्माण होता है। इन्हीं के अपक्षय अपर्दन के द्वारा मिट्टी का, सॉइल का निर्माण होता है। ठीक है, कैसे होता है, क्या क्या चीज होती है? तो खनिज होते हैं इसमें। खनिज मतलब क्या होता है? अगला टॉपिक हमारा खनिजों से रिलेटेड ही रहेगा, मिनरल रिसोर्सेज से ही रिलेटेड रहेगा। देखिए, खनिज क्या होते हैं साधारण भाषा में एक समझ लीजिए कि जो पृथ्वी की ये सतह होती है या फिर जो ये चट्टानें होती हैं, इसमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तत्व और यौगिक पाए जाते हैं। ठीक है, तत्व और यौगिक पाए जाते हैं और इन्हीं को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। खनिज वाले लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो ये इनका निर्माण होता है खनिजों से, पौधों से, पौधों की जो पत्तियां होती हैं, टहनियां होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो वो यदि मान लीजिए कोई पेड़ है ना, पौधा है मान लीजिए, ठीक है, इसकी कोई पत्ती, ये एक उसकी कोई पत्ती गिरी नीचे, ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, वो सड़ जाएगी। ठीक है, टूटने के बाद सड़ जाएगी और सड़ करके उसी मिट्टी में मिल जाएगी, मतलब उसका अपघटन होगा, डिकम्पोज हो जाएगी वो और इसी मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक है, तो पेड़ पौधे भी सहायक होते हैं, जो गैसेज हैं हमारे वायुमंडल में वो भी सहायक होती हैं, जल भी सहायक होता है और जीव जंतु भी सहायक होते हैं। जीव जंतु भी उसी प्रकार से, मान लीजिए कोई जीव है, जंतु है, ठीक है, उसकी डेथ होने के बाद जब वो मर गया तो उसकी बॉडी भी क्या होगी, सड़ जाएगी, उसकी बॉडी का अपघटन हो जाएगा और वो फिर उस मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिट्टी के निर्माण में ये सारी चीजें सहायक होती हैं, आपको याद रखना है। इन सभी चीजों से किसी भी मिट्टी का, सॉइल का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। रॉक्स, चट्टान मतलब रॉक्स की बात कर रहा हूं, है ना, रॉक्स। ठीक है, रॉक्स, प्लेट्यू नहीं, रॉक्स बोलेंगे।
चट्टाने मतलब रॉक्स, ठीक है। चलिए अब देखो, ये तो आप समझ गए मिट्टी कैसे बनती है, कैसे निर्माण होता है ना। अब जो मिट्टी में कण पाए जाते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे जो मिट्टी आपके आसपास होती है उसमें अलग अलग टाइप के कण पाए जाते हैं, कुछ मोटे कण होते हैं, कुछ बारीक कण होते हैं, कुछ मीडियम साइज के कण होते हैं। तो इन्हीं कणों के साइज के अकॉर्डिंग हम इनको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्ले, है ना। क्ले जो होती है इसको हम हिंदी में बोलते हैं मृतिका, ठीक है, या फिर चिकने कण, है ना, मृतिका या फिर क्ले बोलेंगे इसको। तो ये अत्यंत बारीक कण होते हैं, है ना, बिल्कुल बारीक कण होते हैं। ये देखिए यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं क्ले या फिर मृतिका, बिल्कुल बारीक होती है। एक बात और याद रखिए, जो जितना बारीक कण होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मृतिका या फिर क्ले, तो उसमें उतने ही ज्यादा पानी को अवशोषित करने की क्षमता होगी, उतना ही ज्यादा वो पानी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। क्ले हो गया जो कि सबसे बारीक कण होते हैं। फिर हो गया सिल्ट या फिर जिसको हम गाद बोलते हैं, ठीक है, तो इससे थोड़े से मोटे, ये भी बारीक ही होता है लेकिन थोड़ा क्ले की तुलना में थोड़ा सा मोटा होता है, इसको हम बोलते हैं सिल्ट या फिर गाद। इसके अलावा सैंड तो आप जानते ही होंगे, जिसको हम बालू या फिर रेत बोलते हैं, ठीक है। सैंड होता है, और होते हैं बजरी। तो ये सभी चीजें मिट्टियों में पाए जाते हैं, है ना। एक प्रकार से कहीं आप देखेंगे तो कोई मिट्टी मोटी रहती है, जैसे कि जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सॉइल होती है, वो काफी चिकनी होती है, ब्लैक सॉइल काफी चिकनी होती है। तो इन कणों की मात्रा के अनुसार ही, मतलब इन कणों कोई भी मिट्टी चिकनी है या फिर मोटी है या फिर उसमें क्या गुण है, ये सारी चीजें काफी ज्यादा डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो देखिए सबसे पतली कौन सी होती है, सबसे बारीक क्ले होती है, मृतिका होती है, उससे थोड़ी सी मोटी सिल्ट या फिर गाद होती है, फिर बालू सैंड होती है, फिर ग्रेवल बजरी आप जानते ही होंगे, ये सबसे मोटे दानेदार कण होते हैं। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है, ये क्या क्या चीजें होती है। क्योंकि कई बार ऐसे जब हम मिट्टी पढ़ेंगे ना, तो उसमें लिखा आएगा, कई बार कई जगह पॉइंट लिखा रहेगा कि फलानी फलानी मिट्टी में क्ले की मात्रा ज्यादा होती है या फिर सिल्ट की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्ले क्या है, सिल्ट क्या है, सैंड क्या है, ग्रेवल क्या है, ठीक है। देखिए यहां पर लिखा है, अभी जो मैंने आपको पॉइंट एक्सप्लेन किया, जिस कण का आकार जितना छोटा होता है उतना ही पानी सोखने की क्षमता उसमें अधिक होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम पढ़ेंगे एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, ये काफी बारीक सॉइल होती है, ठीक है। तो इनमें मृतिका गाद इनकी मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, एक प्रकार से देखा जाए तो। ये बात भी आपको याद रखना है, जितनी ज्यादा बारीक मिट्टी उतनी ज्यादा जल को अवशोषित करने की, एब्जॉर्ब करने की शक्ति उसमें उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा ह्यूमस को भी समझ लेते हैं, ह्यूमस क्या होता है, ठीक है। तो ये एक इस प्रकार का पदार्थ होता है, आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। भूरे रंग का गाढ़ा सा एक कार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर होता है। कैसे बनता है ये जानना जरूरी है। तो ह्यूमस जो पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पति होती हैं, पौधों के पत्ते होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, जब इनका अपघटन हो जाता है, अपघटन मतलब इनका डिकम्पोज हो जाते हैं, जब ये मतलब जब जैसे मान लीजिए कोई पेड़ पौधे की पत्तियां हैं या फिर टहनी है, ठीक है, जब वो पेड़ से टूट करके नीचे गिर जाएगी, ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, वो सड़ जाएगी और उसी जमीन में या फिर उसी मिट्टी में, वहां पर जो मिट्टी है उसमें जाकर के मिल जाएगी। कोई छोटे छोटे जीव जंतु हैं, जब वो मर जाते हैं तो उसी वहां पर जो मिट्टी है या फिर वहां पर ही, मतलब एक प्रकार से उनका अपघटन हो जाता है। तो इनको ही क्या बोलते हैं, हम इनको ही क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। और खासतौर पर जो दलदली भूमि होती है, ठीक है, जहां पर ज्यादा नमी होती है, वहां पर जो मिट्टी पाई जाती है, तो वहां पर आपको ह्यूमस की मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको वनस्पतियां, पेड़ पौधे, जीव जंतु ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो यह बात आपको याद रखना है। पेड़ पौधे, पत्तों और सूक्ष्म जीवों के अपघटन के पश्चात जो कार्बनिक पदार्थ निर्मित होते हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। जब इनका डिकम्पोजिशन हो जाता है, ठीक है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखना है, भारत की जो मिट्टियां हैं ठीक है, जो भी भारत में मिट्टियां पाई जाती हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो इसमें ह्यूमस की मात्रा काफी ज्यादा कम होती है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। अलग अलग मृदाओं में ह्यूमस की मात्रा अलग अलग होती है। ह्यूमस मिट्टी में नमी को बनाए रखने का कार्य करता है, ठीक है। इसके अलावा एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये देख लीजिए, भारत की अधिकतर मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, एनपीके, ठीक है, ये तीन तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इनकी आपको हमेशा कमी देखने को मिलेगी भारत की मिट्टियों में। यही रीजन है कि भारत में जो किसान होते हैं या फिर भारत में जो खेती की जाती है उसमें नाइट्रोजन युक्त, ठीक है, नाइट्रोजन
युक्त जो उर्वरक होते हैं इनका यूज होता है। जैसे आप देखते होंगे ना, यूरिया वगैरह जो यूज करते हैं किसान, ठीक है, इसमें क्या होता है, यही होता है एनपीके, है ना, नाइट्रोजन वगैरह यही सब होता है। इसलिए यूज करते हैं क्योंकि भारत की जो मिट्टियां हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी देखने को मिलती है। जब अभी हम एक एक करके मिट्टियों को स्टडी करेंगे तो देखने को मिलेगा कि ये जो तत्व हैं ये आपको कम देखने को मिलेंगे भारत की मिट्टियों में, ठीक है। तो ह्यूमस भी कम देखने को मिलता है भारत की मिट्टियों में, और एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की भी कमी देखने को मिलती है भारत की मिट्टियों में। तो ये कुछ जनरल से पॉइंट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा विश्व जो मृदा दिवस है 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये बात भी आपको याद रखना, एक फैक्ट है, ठीक है। दोस्तों, मैं पिछले 8 वर्षों से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और पिछले कई वर्षों के डिफरेंट एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि सही प्रिपरेशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की आवश्यकता होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फाइनल एग्जाम में एमसीक्यूज ही फेस करने हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज का एक सेट तैयार किया है, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज ही क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन में जाकर के आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो लिंक के थ्रू भी आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। अब फाइनली हम भारत की मिट्टियों को देख लेते हैं कि भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि भारत जो मिट्टी होती है, फिर मृदाएं होती हैं, ठीक है, जिस शाखा में इसका अध्ययन किया जाता है उसको हम मृदा विज्ञान या फिर पेडोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी, ठीक है। ठीक है, यहाँ से कई बार वनडे एग्जाम्स में खासतौर पर फैक्ट बोलते हैं कि मृदाओं के अध्ययन को क्या बोला जाता है, ठीक है। जिस शाखा में, विज्ञान की जिस शाखा में मृदाओं का अध्ययन करते हैं, मिट्टियों का अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो पेडोलॉजी बोला जाता है, मृदा विज्ञान। हिंदी में नहीं, अब हिंदी वाले बच्चे भी इंग्लिश में याद रखेंगे पेडोलॉजी, क्योंकि ऑप्शन में आपको मृदा विज्ञान लिखा नहीं आएगा, है ना, ऑप्शन में आपको पेडोलॉजी ही लिखा आएगा। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी पेडोलॉजी ही याद करना है, ठीक है। इसके अलावा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में डिवाइड किया है। मतलब इसने ये कहा है कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अकॉर्डिंग। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसको भी देख लीजिए। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है, या फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। हो सकता है कभी एग्जाम में आ जाए कि ये संस्था है मिट्टियों के संबंध में, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी। अब कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है एक एक करके हम देख लेते हैं। 8 प्रकार की कौन कौन सी मिट्टियां हैं, फिर एक एक करके हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है जलोढ़ मिट्टी और कॉप मृदा, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं जब हम नदर्न प्लेन के बारे में पढ़ रहे थे, उत्तर के विशाल मैदान के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तब मैंने आपको जलोढ़ मिट्टी, कॉप मृदा या फिर एलुवियल सॉइल के बारे में बताया था, ठीक है। अगली मिट्टी है काली मृदा या फिर ब्लैक सॉइल, या फिर इसको हम रेगोर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, रेगोर सॉइल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये भी, इसके बारे में भी हमने जब प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ रहे थे या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ रहे थे, थोड़ा बहुत डिस्कस किया था हमने काली मिट्टी के बारे में। इसको हम लावा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, है ना। अगली मिट्टी है लाल मिट्टी या फिर इसको लाल पीली मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में ज्यादातर देखने को मिलती है ये। नेक्स्ट मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी की यदि हम बात करेंगे तो खासतौर पर जहां ज्यादा वर्षा होती है, जहां पर ज्यादा टेम्परेचर होता है, खासतौर पर केरल और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। मसालों की खेती, चाय की खेती के लिए जानी जाती है लेटराइट मिट्टी। एक होती है पर्वतीय मिट्टी, जो पर्वतों या फिर माउंटेन रीजन में देखने को मिलती है, उसको हम पर्वतीय मिट्टी बोलते हैं। एक होती है शुष्क मरुस्थलीय मिट्टी, जो डेजर्ट रीजन या फिर कम वर्षा वाले रीजन में होती है, खासतौर पर वेस्टर्न राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में, उसको हम मरुस्थलीय मिट्टी बोलते हैं, मोटे अनाजों की खेती के लिए जानी जाती है। एक होती है लवणीय मिट्टी, ठीक है, लवणीय मिट्टी होती है, और एक होती है दलदल युक्त मिट्टी, ठीक है, या फिर पीत, मतलब दलदली रीजन जो होता है, ज्यादा नमी वाला रीजन जो होता है, डेल्टाई क्षेत्र फॉर एग्जांपल, ठीक है, तराई रीजन हो गया, तराई रीजन हमने पढ़ा है ना। इसके अलावा डेल्टाई रीजन हो गया, तो ये ज्यादा नमी दलदली वाले रीजन होते हैं, तो यहाँ पर दलदल युक्त मिट्टी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये 8 प्रकार की मिट्टी हमें स्टडी करनी है, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने 8 भागों में भारत की मिट्टियों को बांटा है। अब इन 8 में भी बच्चों जो ये 4 यहाँ पर लिखी हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे 8 को, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम इन मिट्टियों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट है, जैसा कि पेडोलॉजी हो गया, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये 8 मिट्टियों को डिवाइड किया, तो ये कुछ पॉइंट है, आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे जलोढ़ मिट्टी, इसको ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो इसका निर्माण कैसे होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है ना। तो हमने उत्तर का विशाल मैदान जब पढ़ा था, द ग्रेट नदर्न प्लेन के बारे में डिस्कस किया था, तब हमने इसको पढ़ा था कि इसका निर्माण कैसे होता है और कहां पर पाई जाती है। तो सबसे पहले नदियां, है ना,
खासतौर पर जो हिमालयी नदियां हैं, ठीक है, जब पर्वतीय क्षेत्र से प्रवाहित होती हैं, फिर नदियां जहां से भी प्रवाहित होती हैं तो क्या करती हैं, उस जगह का लगातार अपक्षय अपर्दन करती हैं, उस जगह को लगातार काटती छाटती हैं, ठीक है। और क्या करती हैं, देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए, ये हिमालय रीजन हो गया है ना, ये हिमालय रीजन हो गया इस प्रकार से, ठीक है, ये हिमालय रीजन हो गया। अब यहां से नदियां आएंगी, ठीक है, हिमालय रीजन से निकलेंगे इस प्रकार से, ठीक है, ये इस प्रकार से हिमालय नदियां निकलेंगी। अब क्या होगा, पर्वतीय क्षेत्र जो होता है काफी ऊंचा होता है इस प्रकार से, है ना, ऐसा, ठीक है, ये मान लो समुद्र है, ये समुद्र तल है और ये पर्वतीय क्षेत्र। अब इस रीजन में यदि नदियां बहेंगी तो ऑब्वियसली बात है कितनी हाइट पे बह रही है, बहुत ज्यादा हाइट पे बहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर नदियों का वेग जो होता है वो क्या होता है, काफी तीव्र होता है, नदियों की जो स्पीड होती है वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है। और जैसे ही वो पर्वतीय क्षेत्र से नीचे उतरती है तो मैदानी क्षेत्र में आती है, तो चूंकि यहाँ पर ऊंचाई कम हो गई, तो जितनी भी वो अपने साथ अवसाद लाई थी, चीजों को तोड़ करके अपने साथ बहा करके लाई थी, तो उनको वो यहाँ पर डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर इनकी स्पीड कम हो गई, मैदानी रीजन में इनकी स्पीड कम हो जाती है, इस कारण से अपने साथ लाए हुए जो भी चीजें होती हैं, अवसाद होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, उनको यहाँ पर ही डिपॉजिट करते जाती है इस प्रकार से, ठीक है, पूरे रास्ते में। और इससे ही क्या होता है, मैदान का निर्माण होता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे जलोढ़ मिट्टी को, तो हिमालय रीजन से जो भी नदियां निकलती हैं, गंगा हो गई, यमुना हो गई, इसकी अन्य सहायक नदियां हो गई, तो ये पूरे रास्ते क्या करती हैं, यहाँ पर इन अवसादों का निक्षेप करते जाती हैं, और इस निक्षेप में जो मेन मिट्टी होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी, उसको ही हम क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी। तो नदियों के द्वारा बहाकर लाई हुई जो मिट्टी होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं। सर एनपीके और ह्यूमस क्यों कम पाया जाता है, अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इनको, ठीक है। देखिए ये तत्व है ना, तत्व है, क्यों कम पाया जाता है, एक तो रीजन है, सबसे पहली बात ह्यूमस, है ना। ह्यूमस के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, ह्यूमस कहाँ ज्यादा पाया जाएगा, जो ज्यादा नमी वाला क्षेत्र होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने तराई रीजन पढ़ा था, ठीक है, तराई रीजन हमने पढ़ा था, तराई रीजन क्या था, हमने पढ़ा था ना, भावर तराई नदर्न प्लेन में, तो तराई रीजन में ज्यादा नमी थी, ठीक है। तो उस नमी वाले रीजन में आपको ह्यूमस ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि वहां पर वनस्पतियां, पेड़ पौधे, जीव जंतु ज्यादा मिलेंगे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको ह्यूमस की मात्रा भी ज्यादा मिलेगी। दलदली रीजन जो होता है, डेल्टाई रीजन जो होता है, वहां पर आपको ह्यूमस ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो ज्यादा नमी वाले क्षेत्र होंगे वहां पर ह्यूमस ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। और भारत में देखेंगे तो सिर्फ डेल्टाई क्षेत्र, बहुत ज्यादा बारिश भारत में नहीं होती है। भारत में लगभग देखेंगे तो 125 सेंटीमीटर ही वार्षिक वर्षा होती है, 125 से 150, तो ये कोई बहुत ज्यादा वर्षा नहीं है, ठीक है। तो इस कारण से ह्यूमस कम देखने को मिलता है। और जो आप बोल रहे हैं एनपीके, है ना, नाइट्रोजन फास्फोरस, और क्या है एक और, नाइट्रोजन फास्फोरस, जो ये तत्व हैं, तो ये इनके पीछे कमी के पीछे ये रीजन है कि देखिए हर जगह की जो बनावट होती है, वहां की चट्टानों की जो प्रकृति होती है, ठीक है, तो उस हिसाब से वहां पर मिट्टियां भी पाई जाती हैं, ठीक है। तो हर मिट्टी का अपना एक गुण होता है, ठीक है, जैसा कि अभी हम एक एक मिट्टी को पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, किसी में नाइट्रोजन की कमी है, किसी में ह्यूमस की अधिकता है ना। ये जो अलग अलग एलिमेंट है हर मिट्टी में अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होंगी, ब्लैक सॉइल की कुछ अलग प्रॉपर्टी होगी, लाल पीली जो मिट्टी है उसकी कुछ अलग गुण होंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल कॉमन जो एक चीज है ना, एनपीके, ये ओवरऑल भारत की मिट्टियों में कमी देखने को मिलती है इसकी। तो अभी हम जब एक एक मिट्टी को पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो देखिए इस प्रकार से बच्चों एल्यूवियल सॉइल का निर्माण होता है। आपको याद रखना है कि जो नदियां होती हैं अपने साथ काट करके चीजों को लाती हैं, अवसादों को लाती हैं, और उनको जैसे ही वो मैदानी क्षेत्रों में आती हैं अपने साथ लाए हुए अवसादों को डिपॉजिट करते हुए जाती हैं। इससे ही क्या होता है, एल्यूवियल सॉइल का निर्माण होता है, ठीक है। सब तो इसको कॉप मृदा, दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी के नाम से भी जानता है। तो इसके सबसे पहले अन्य नाम देख लो, है ना, कॉप को कॉप ही बोलते हैं, ठीक है, कॉप मिट्टी, दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी, एल्यूवियल सॉइल, कॉप सॉइल के नाम से इसको जानते हैं। आपको याद रखना है, इसके कुछ अन्य नाम है। कहां पाई जाएगी, ठीक है, तो जल्दी से पहले कमेंट में बता दो कहां पाई जाएगी, है ना, जितने भी बच्चे लाए हैं जल्दी से बता दो कि जलोढ़ मिट्टी भारत में कहां कहां पाई जाएगी। हम ऑलरेडी पढ़ करके आए हैं इसको, है ना, कोई बहुत ज्यादा नई चीज नहीं है ये, ठीक है। कहां पाई जाएगी बताओ, जल्दी से कमेंट में बता दो। देखो जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है, यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है, बालू 40 मिट्टी,
ठीक है, ये पता नहीं क्या पॉइंट लिख दिया है ना कंटेंट वालों ने। तो यहां पर देख लो कि इसमें जो हमने कणों के अनुसार जो मिट्टी में चीजें पाई जाती हैं, जैसे कि बालू बालू या फिर रेत सैंड, इसमें 40% पाई जाती है। मृतिका या फिर क्ले, इसमें 40% पाई जाती है। गाद या फिर सिल्ट, इसमें 20% पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो कण होते हैं मिट्टी के, वो इस प्रकार से पाए जाते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे जो रेत है, रेत का खनन होता है, ठीक है, तो रेत भी इसमें ठीक ठाक मात्रा में पाई जाती है, जिसको हम बालू बोलते हैं। मृतिका लगभग 40%, जो सबसे बारीक कण होता है वो भी लगभग 40% पाया जाता है। और गाद जो इससे थोड़ा सा मोटा होता है मृतिका से, वो भी लगभग 20% के आसपास पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है। इसके अलावा भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए जलोढ़ मिट्टी को अन्य मिट्टी की तुलना में कम उर्वरकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब जितनी भी बच्चों हमने 8 प्रकार की मिट्टियां अभी हमने डिस्कस की, तो इन 8 प्रकार की मिट्टियों में सबसे ज्यादा जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो कौन सी होती है? जलोढ़ मृदा होती है, एलुवियल सॉइल होती है। ठीक है, एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, याद रखना है, जितनी भी प्रकार की मिट्टी होती है उसमें सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है, एलुवियल सॉइल होती है। और ऑब्वियस सी बात है, जब सर्वाधिक उपजाऊ होगी तो इसमें कृषि भी अच्छी होगी, खेती भी अच्छी होगी। ठीक है, खेती भी अच्छी होगी, सर्वाधिक होगी, और कम उर्वरकों की भी आवश्यकता होगी। उर्वरक जो होते हैं, फर्टिलाइजर जो यूज करते हैं ना अच्छी खेती के लिए, किसान क्या करते हैं? फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो जब ऑलरेडी मिट्टी ही अच्छी है तो कम उर्वरकों का भी यूज होगा, है ना। अब आपको पता होगा जो हमारा पूरा भारत है, यदि मैं यहाँ पर इंडिया का मैप बनाऊं, ठीक है, अभी तक आंसर नहीं आया है जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, पढ़ाई लिखाई नहीं चल रही है। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर इंडिया का मैप बनाऊं इस प्रकार से, ठीक है, ठीक है, तो कहां पाई जाती है ये मिट्टी? अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। ठीक है, तो यहां पर आपको पता है हिमालय रीजन है ना, यहाँ पर क्या है? हिमालय रीजन है ये पूरा। तो ये वाला जो पूरा रीजन है, ये वाला, ठीक है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? उत्तर का विशाल मैदान। क्या बोलते हैं इसको हम? उत्तर का विशाल मैदान, या फिर द ग्रेट नदर्न प्लेन। ठीक है, तो यहाँ हिमालय से नदियां निकलती हैं इस प्रकार से, गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं, तो इनके द्वारा ही हिमालय को काट काट कर अवसाद लाए जाते हैं, रेत मिट्टी कंकड़ पत्थर लाए जाते हैं, और यहाँ पर मैदान में आते ही इनको डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये है उत्तर का विशाल मैदान, जहां पर आपको सर्वाधिक जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, तो खेती भी सर्वाधिक कहां पर होगी? इसी मैदान में होगी। आपको पता है भारत का सबसे बड़ा मैदान है, और विश्व का यदि देखा जाए विश्व स्तर पर, तो सबसे उपजाऊ मैदानों में आता है ये। यही रीजन है कि आप देखोगे कि यहाँ पर पंजाब, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, बिहार हो गया। तो ये राज्य बच्चों ऐसे हैं ना कि ये पूरे मैदान में ही स्थित है, मैदानी रीजन में ही स्थित है। इसी कारण से आप देखोगे पश्चिम बंगाल चावल में प्रथम नंबर पर आता है। ठीक है, आप देखोगे जो उत्तर प्रदेश है गेहूं, इसके अलावा गन्ने के उत्पादन में प्रथम आता है। हरियाणा पंजाब हो गए पर हेक्टेयर में, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हर फसल में अव्वल नंबर पर आते हैं। तो ये वाला जो पूरा बेल्ट है ना, तो इसमें आप देखेंगे कि फसलों की काफी अच्छी सघनता से खेती की जाती है, और काफी ज्यादा अच्छे रीजन है ये खेती के लिए। तो उसके पीछे रीजन ही यही है कि ये मैदानी क्षेत्र में स्थित है, और मैदानी क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ पर की मिट्टी अच्छी है। ठीक है, कम उर्वरकों की आवश्यकता होती है इस कारण से, और इसके अलावा जल की भी कोई कमी नहीं है, चूंकि मैदान में स्थित है। तो यही रीजन है कि यहाँ पर अच्छी खासी खेती होती है। ठीक है, तो याद रखना है, जलोढ़ मृदा जो होती है वो सबसे उपजाऊ होती है, जो कि मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखना। दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको एमसीक्यूज के माध्यम से ही आंसर देने होते हैं। और इसी के चलते हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है, और इसके डिफरेंट पैकेज तैयार किए हैं। जैसे कि ये 1000 क्वेश्चन यदि आप आंसर के साथ चाहते हैं तो मात्र 29 रुपीज में आप ये पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए है हर एक क्वेश्चन का पीडीएफ के थ्रू, तो मात्र 39 रुपीज में ये आपको पीडीएफ मिल जाती है। यदि एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और वीडियो सॉल्यूशन, जो कि हर एक क्वेश्चन का मैंने वहां पर सॉल्यूशन कराया है वीडियो फॉर्म में, यदि ये पैकेज चाहिए तो मात्र 49 रुपीज में। इसी में यदि आप टॉपिक वाइज टेस्ट ऐड कर देंगे तो ये पैकेज आपको 59 रुपीज का पड़ जाता है। और मिक्स क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सेट यदि आप इसमें ऐड करेंगे तो मात्र 69 रुपीज में ये पैकेज आपको मिल जाता है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी पैकेज अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से ये कोर्स अवेल कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है तो वहां से भी ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। देखो ये पूरा रीजन है, किसी ने आंसर नहीं दिया ना कहां कहां पाई जाएगी मिट्टी। तो देखो ये पूरा मैदानी क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये मैदानी क्षेत्र हो गया, उत्तर का विशाल मैदान हो गया। इसके अलावा देखो ये हमने पढ़ा था ना, ईस्टर्न कोस्ट,
ये पूर्वी तटीय मैदान, गंगा सॉरी गंगा बोल रहा हूँ, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी का जो यहाँ पर डेल्टाई रीजन होता है ना, पश्चिमी तटीय क्षेत्र ये वाला, पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तटीय क्षेत्र यहाँ पर, तो ये पूरे रीजन है जहां पर जलोढ़ मृदा देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर रटने की आपको आवश्यकता नहीं है, प्रीवियस लेक्चर में हम ये पढ़ करके आए हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जलोढ़ मृदा का विस्तार कहाँ देखने को मिलता है, तो सबसे पहले उत्तर का विशाल मैदान, हिमालय से जो नदियां आ रही थी उनने मैदान का निर्माण किया। पूर्वी तटीय मैदान जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र बोल रहा हूँ, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी के द्वारा बनाया गया डेल्टाई क्षेत्र है यहाँ पर। इसके अलावा जो पश्चिमी घाट से नदियां निकलती हैं, फिर वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, तो इनके द्वारा यहाँ पर पश्चिमी तटीय मैदान बनाया गया है, ठीक है। तो इन सभी रीजन में जलोढ़ मृदा का विस्तार देखने को मिलता है, आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर है, कुछ भी चीज रटने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए जलोढ़ मिट्टी को अन्य मिट्टी की तुलना में कम उर्वरकों की आवश्यकता होती है। तो एक जनरल सा पॉइंट है, जो मिट्टी जितनी ज्यादा उपजाऊ है उसको उतने कम फर्टिलाइजर की आवश्यकता होगी, ठीक है। दोमट मिट्टी देश में लगभग 40% भाग में पाई जाती है, ठीक है। एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक तो 2 पॉइंट याद रखना है इसमें, एक तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी यही है, ठीक है, सबसे ज्यादा फर्टाइल मिट्टी भी यही है। इसके साथ साथ सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, यदि भारत में 8 मिट्टियों को हमने स्टडी किया तो इसमें से जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी ही है, जो लगभग 40% क्षेत्र को कवर करती है भारत की, ठीक है। तो सबसे उपजाऊ मिट्टी भी यही है और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी भी कौन सी है, यही मिट्टी है, आपको याद रखना है, क्लियर है। इसके अलावा पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भागों के साथ साथ नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी की घाटियों में फैली हुई है ना, मतलब नदी घाटियों में पाई जाती है, तटीय मैदानों में पाई जाती है, उत्तर भारत के मैदानों में देखने को मिलेगी, ठीक है। नदियों की घाटियों में देखने को मिलेगी, उत्तर के विशाल मैदान में देखने को मिलेगी, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान में देखने को मिलेगी। तो ये सभी रीजन है जहां पर इसका विस्तार देखने को मिलता है, कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है, पूरा फॉर्मेशन मैंने आपको समझा दिया कि कैसे ये बनती है, कहाँ पाई जाती है, ठीक है। चलो आगे डिस्कस करते हैं। रासायनिक संरचना, केमिकल स्ट्रक्चर इसका देख लीजिए, है ना। केमिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें बच्चों पोटास की, चूने की और फास्फोरिक एसिड की प्रचुरता देखने को मिलती है ना, प्रचुरता देखने को मिलती है, लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी देखने को मिलती है, ठीक है। पोटास, चूना और फास्फोरस या फिर फास्फोरस एसिड की इसमें प्रचुरता या फिर अधिकता देखने को मिलती है, जबकि नाइट्रोजन और ह्यूमस, देखो हमने देखा था ना एनपीके, ठीक है, किसी में नाइट्रोजन की कमी देखने को मिलेगी, किसी में फास्फोरस की देखने को मिलेगी, है ना, किसी में पोटास की। तो इसमें क्या है, पोटास, चूना और फास्फोरस तो ज्यादा है, लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस की इसमें कमी है। तो ये बात आपको याद रखना, इसका केमिकल स्ट्रक्चर है ये, रासायनिक संरचना, ये जनरल सा बस आपको याद कर लेना, ज्यादा हमें अंदर नहीं घुसना, हम यहाँ पर केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमें यहाँ पर केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ज्यादा अंदर नहीं घुसना है, बस आपको ये चीजें दिमाग में रख लेनी है, ठीक है। इसके अलावा फसलें कौन कौन सी सबसे अच्छी होती हैं एल्यूवियल सॉइल में, ठीक है, तो चावल या फिर धान की खेती सबसे अच्छी होती है इसमें, गेहूं की खेती होती है, गन्ना होता है, कपास होता है, फल सब्जियां, सारी फसलें, जो भी फसलें होती हैं सारी अच्छी होती हैं। लेकिन आपको पता होगा पश्चिम बंगाल हो गया, ये धान की खेती में प्रथम है ना। इसके अलावा जूट की खेती भी होती है यहाँ पर उत्तर प्रदेश देखोगे तो गेहूं, गन्ने, आलू में प्रथम नंबर पर आता है। यहाँ पर हरियाणा है, पंजाब है, ये पर हेक्टेयर के हिसाब से अव्वल नंबर पर आते हैं कृषि में, ठीक है। तो उसका रीजन क्या है कि ये मैदानी क्षेत्रों में आते हैं, तो ये सभी फसलें इस मिट्टी में ली जाती हैं, ठीक है। अब जलोढ़ मिट्टी भी 2 प्रकार की होती है, ये हमने उत्तर के विशाल मैदान जब हम पढ़ रहे थे तब हमने डिस्कस किया था। एक तो क्या होती है, एक होती है नई जलोढ़ मिट्टी, है ना, एक होती है नई जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। और एक क्या होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, एक होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ये 2 प्रकार की मिट्टियां होती हैं, हमने पढ़ा है, नई जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। इसको हम बोलते हैं न्यू एल्यूवियल सॉइल, इसको हम बोलते हैं ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, है ना, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं खादर, खादर प्रदेश बोलते हैं, ठीक है, खादर प्रदेश ये हम पढ़े थे। और इसको हम बोलते हैं बांगर प्रदेश, ठीक है, याद आ रहा है, याद आ रहा है, रिवीजन कर रहे हो ना, खादर प्रदेश, बांगर प्रदेश। अब ये क्या होता है, हम ऑलरेडी पढ़ करके आए हैं, लेकिन एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है ना, इस प्रकार से, इस प्रकार से क्षेत्र है, ठीक है, ये नदी का क्षेत्र है, ये क्या है, नदी, यहाँ पर नदी बह रही है, नदी का क्षेत्र है, मतलब इस प्रकार से नदी यहाँ पर सीधे बह रही है, ठीक है। अब वर्षा ऋतु में क्या होता है, बाढ़ आती है, आसपास के क्षेत्रों में पानी का लेवल बढ़ता है ना, तो पानी यहाँ तक आ जाता है, मान लो वर्षा ऋतु में, ठीक है, वर्षा ऋतु में पानी क्या होता है, इधर तक आ जाता है ना, इधर तक आ गया है।
तो जब पानी आएगा वर्षा ऋतु में, आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का पानी आएगा, तो उसके साथ जो मिट्टी वगैरह आती है, रेत वगैरह आती है ना, वो भी यहाँ पर बहकर आएगी। ठीक है, और समय के साथ जब बाढ़ खत्म होगी तो पानी तो अपने वापस स्थान में यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन अपने साथ लाई हुई रेत या फिर जो भी अवसाद थी, मिट्टी थी, उसको यहाँ पर ही छोड़ जाएगा, यहाँ पर ही छोड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको ही क्या बोलते हैं, इस रीजन को ही हम क्या बोलते हैं, इस रीजन को ही हम बोलते हैं खादर रीजन। क्या बोलते हैं? खादर रीजन। ठीक है, याद रखना है, खादर रीजन में बोलते हैं जहां पर नवीन जलोढ़ मृदा या फिर नई जलोढ़ मृदा पाई जाती है, न्यू एलुवियल सॉइल पाई जाती है ना। नवीन क्यों बोल रहे हैं यहां पर? क्योंकि हर वर्ष मृदा का नवीनीकरण होता रहता है, रिन्यूएबल होता रहता है ना। एक साल बाढ़ आएगी, फिर दोबारा मतलब एक साल बाढ़ आई, वहां पर बढ़िया खेती वगैरह हो गई, है ना। फिर उसका क्या होगा, जब खेती होगी थोड़ा सा उसका उपजाऊपन कम होगा, ठीक है, लेकिन फिर से बाढ़ आएगी, फिर से नई मिट्टी आ जाएगी, तो फिर उसका उपजाऊपन बढ़ जाएगा। तो लगातार इसका उपजाऊपन बना रहता है, इस कारण से इसको खादर या फिर नवीन जलोढ़ बोलते हैं। अब बांगर क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये दूर वाले क्षेत्र है, ये दूर वाले क्षेत्र हैं और ऊंचे क्षेत्र हैं। अब देखो क्या होता है, हजारों वर्षों में, लाखों वर्षों में नदियां क्या होती है, अपना स्थान भी बदलती हैं। और पहले के जमाने में क्या बाढ़ भी ज्यादा आती थी, ठीक है। अब तो आजकल तो क्या डैम बना करके, है ना, नदियों के रास्ते को नहर के माध्यम से परिवर्तित करके उनके जल को कम कर दिया जाता है या फिर उनको कंट्रोल कर लिया जाता है। लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था, बाढ़ का पानी भी दूर दूर तक जाता था और नदियां भी अपना रास्ता बदलती हैं। ठीक है, तो प्राचीन समय में क्या होता था, नदियों का पानी मान लीजिए इधर तक आता था, है ना, बाढ़ का पानी इधर तक आता था, तो उस कारण से जो मृदा को डिपॉजिट किया गया था नदी के द्वारा, ठीक है, तो उसी मृदा को बोलते हैं पुरानी जलोढ़ या फिर ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, या फिर इसको हम बोलते हैं बांगर प्रदेश। मतलब नदियों के दूर का और ऊंचा स्थान जहां पर वर्तमान में बाढ़ का पानी नहीं जाता है, उसको हम बांगर प्रदेश बोलते हैं। यहाँ पर ओल्ड एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ खादर प्रदेश में होगी नवीन जलोढ़, और इससे थोड़ा कम उपजाऊ होगी बांगर प्रदेश में पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो इतना समझ में आया, ये दो प्रकार की होती है, हमने पहले भी स्टडी किया था जब हम उत्तर का विशाल मैदान या फिर द ग्रेट नदर्न प्लेन के बारे में स्टडी कर रहे थे। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, डिटेल पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप कहाँ से ले सकते हैं? 2 मिनट में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा करंट अफेयर का एक स्पेशल पैकेज है, ओएसएस करंट अफेयर। इसी ओएसएस करंट अफेयर के पैकेज में जो भी आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ्स आने वाली है, ये सारी पीडीएफ मिल जाती है। देखिए, करंट अफेयर को लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, लगातार मेरी बात भी होती रहती है। तो करंट अफेयर के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन पैकेज हमने आपके लिए डिजाइन किया है, जो कि है ओएसएस पैकेज। इस ओएसएस पैकेज को मैं जल्दी से आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस ईयरली करंट अफेयर पैकेज में आपको हर मंथ करंट अफेयर का डिटेल ई बुक मिलता है, जिसमें छोटे छोटे करंट अफेयर जो होते हैं सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा हर मंथ जो आपको मंथली करंट अफेयर का वीडियो मिलता है, उसका डिटेल पीडीएफ मिल जाता है इसके अंदर। इसके अलावा करंट अफेयर की आप इस पैकेज के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट दे सकते हैं। जितनी भी मैराथन्स चैनल के ऊपर डलती है, यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन सभी मैराथन्स का पीडीएफ आपको इस पैकेज में मिल जाता है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज जो होती है हमारी, उसका पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाता है। करंट अफेयर की शंखनाद बुक का अपडेटेड पीडीएफ आपको यहाँ पर पैकेज में अवेलेबल हो जाता है। लेटेस्ट जो भी एग्जाम होती है, उनके अंदर जो भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको इस पैकेज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपके लिए बनाया करंट अफेयर का। बार बार बच्चे परेशान होते हैं, तो आप एक पैकेज ले लीजिए और करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल खत्म कर लीजिए। ठीक है, जितने भी करंट अफेयर के वीडियोस आते हैं यूट्यूब के ऊपर, सभी का पीडीएफ आपको इसी पैकेज के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो बार बार आपको अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं होती है कि कोई नया वीडियो आया है तो मैं उसको अपने कलेक्शन में ऐड कर लूँ। अगर आपने इस पैकेज को एनरोल कर रखा है तो आपको ऑटोमेटिकली पीडीएफ अपडेट हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये पैकेज अवेलेबल है आपके लिए। तो इसको एनरोल कर सकते हैं आप, 0 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। 99 रुपीज़ का पैकेज है। 99 रुपीज़ आप जब पे करते हैं तो जो अमाउंट है 99 रुपीज़ का, वो आपकी आईडी पर क्रेडिट हो जाता है। उसको आप अदर पैकेज के साथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको 100 जीएस लेना है, तो 100 जीएस में आप फ्लेट 99 रुपीज़ जो है वो माइनस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पैकेज आपको 0 रुपये में मिल जाता है। अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन एंड रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये देखो वही सारी चीजें लिखी हैं जो मैं लिखी हैं। खादर इस प्रकार की मिट्टी नदी के निकट पाई जाती है। हर साल बाढ़ के कारण मिट्टी की नई परत जम जाती है। बारीक गाद की अधिकता के कारण खादर में जल संग्रहण करने की क्षमता भी अधिक होती है। इस प्रकार की मिट्टी में हमेशा उर्वरकता बनी रहती है। बांगर इस प्रकार की मिट्टी नदी के बाढ़ के प्रभावित क्षेत्रों से दूर होती है। इस प्रकार की मिट्टी में उर्वरकता कम होती है। ठीक है, वही चीज है जो मैंने आपको समझाई है, वही लिखी हुई है। बताओ सभी लोग क्लियर है?
जलोढ़ मिट्टी समझ में आ गई, ठीक है। अब जलोढ़ मिट्टी में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए बच्चों, आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, कैसे बनती है, बांगर क्या होता है, खादर क्या होता है, कोई भी चीज है ना, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, कैसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, या फिर आप सिविल सर्विसेज वाले जो भी बच्चे हैं, यदि मान लो 100 शब्दों में लिखने को भी आ जाए है ना आपको, कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में लिखिए, एलुवियल सॉइल के बारे में लिखिए, तो आप बढ़िया से एक छोटा सा इंडिया का इस प्रकार से डायग्राम बना करके, ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़िया सा इंडिया का एक डायग्राम बना करके आप बढ़िया से लिख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि ये वाला क्षेत्र किसका है, ऐसा बना सकते हैं, ये वाला ऐसा मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। ऐसे बढ़िया से मेंशन करके आप लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। कोई भी पॉइंट आपका यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए, आपको समझ समझ के पढ़ना है, कोई भी चीज रटना नहीं है ना, कि रटने बैठ गए कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जा रही है, ठीक है। कुछ भी चीज रटना नहीं है, हर चीज एक दूसरे से लिंक है। हम ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पढ़ करके आए हैं, उनसे बहुत सारी चीजें रिलेटेड हैं। अगली मिट्टी है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं, इसके बारे में भी हमने कई बार डिस्कस किया है। सबसे पहली बात, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो कई बार मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है, ठीक है। यहाँ पर देखता हूँ इंडिया का मैप है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा भारत है ना, ठीक है, जो हमारा भारत है, ठीक है, हमारा भारत हो गया। तो यहां पर जो आप देखेंगे ये वाला रीजन है ना, यहाँ पे मैं बता रहा हूं, ये वाला रीजन जो है पूरा, ठीक है। ये वाला जो मैंने रीजन बनाया, ठीक है, कौन कौन सा रीजन हो गया, ये कौन कौन सा रीजन हो गया, जल्दी बताओ। ये रीजन हो गया बच्चों, पहले तो महाराष्ट्र राज्य पूरा हो गया है ना, महाराष्ट्र राज्य हो गया, जिसको हम महाराष्ट्र का पठार बोलते हैं या फिर दक्कन ट्रैप बोलते हैं। ऑलरेडी हम पढ़ करके आए हैं, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि महाराष्ट्र का पठार क्या है, दक्कन ट्रैप क्या है, ठीक है। यहाँ पर जो गुजरात का काठियावाड़ रीजन हो गया है ना, गुजरात काठियावाड़ रीजन हो गया, मध्य प्रदेश का मालवा रीजन हो गया, मालवा प्लेट्यू हो गया, कुछ नॉर्थ कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक हो गया, और उत्तर पश्चिमी तेलंगाना हो गया। तो ये जो पूरे रीजन है ना, यहाँ पर आपको काली मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है, या फिर ब्लैक सॉइल का यहाँ पर आपको विस्तार देखने को मिलता है। उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन क्या है, तो मैंने आपको बताया था, आज से करीब आप देखा जाए तो 80-100 करोड़ वर्ष पहले है ना, जब हमारी इंडियन प्लेट का मूवमेंट हो रहा था उत्तर की ओर, उत्तर पूर्व की ओर है ना, हमारी इंडियन प्लेट इस प्रकार से मूव हो रही थी, इस प्रकार से हमारी इंडियन प्लेट थी, ये इस प्रकार से इसका मूवमेंट हो रहा था है ना। तो जब ये इक्वेटर के आसपास थी, करीब आज से 80-100 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ था, यहां पर क्या हुआ था बच्चों, ठीक है, यहां पर क्या हुआ था, एक फॉल्ट पड़ा था है ना, एक दरार पड़ी थी। देखो लावा जो होता है ना, पृथ्वी के अंदर आपको पता होगा लावा होता है, ठीक है। देखो पृथ्वी के अंदर क्या होता है, लावा होता है। लावा दो प्रकार से पृथ्वी के गर्भ के बाहर आता है, एक तो दरारी उद्भेदन से, है ना, दरारी उद्भेदन, दरारी उद्भेदन मतलब एक लंबी सी पृथ्वी की सतह पर क्या बनेगी, दरार बनेगी, ठीक है, और उससे लावा इस प्रकार से बाहर आएगा, है ना, इस प्रकार से बाहर आएगा, इसको हम बोलेंगे दरारी। और दूसरा क्या होता है, ज्वालामुखी उद्भेदन के द्वारा, तो ये ज्वालामुखी बनता है इस प्रकार से, और ज्वालामुखी से इस प्रकार से लावा बाहर आता है, ठीक है। तो ये दो प्रकार से पृथ्वी के गर्भ से लावा बाहर आता है, ठीक है। तो जो हमारे भारत में ये जो ये लावा जमा है, जो अभी मैंने आपको रीजन बताए, महाराष्ट्र प्लेट्यू हो गया, इसके अलावा मालवा प्लेट रीजन हो गया, मालवा प्लेट्यू रीजन हो गया, काठियावाड़ रीजन, तो यहाँ पर जो लावा जमा है आज से करीब 80-100 करोड़ वर्ष पहले, तो वो दरारी उद्भेदन के द्वारा जमा है, वहां पर एक दरार पड़ी और दूर दूर तक लावा वहां पर जमा, ठीक है। तो इस प्रकार से, यहाँ पर इंडिया का मैप नहीं है, ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से इंडिया के मैप में समझिए, यहाँ पर करीब 80 करोड़ वर्ष पहले एक यहाँ पर फॉल्ट पड़ा था इस प्रकार से, है ना, एक दरार पड़ी थी और इससे ही लावा इस प्रकार से निकल करके जमा, ठीक है। तो जब लावा बच्चों निकलता है पृथ्वी के गर्भ से और ठंडा होकर के जमता है, ठीक है, जैसे लावा निकला इस प्रकार से और ठंडा होकर के ये जमा, ठीक है। तो जमने के बाद जो चट्टाने बनती है उनको हम क्या बोलते हैं, बेसाल्ट चट्टाने बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
बेसाल्ट चट्टाने बोलते हैं। ठीक है, ठंडा होकर के जब ये लावा जमा तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेसाल्ट चट्टाने। और समय के साथ जब लाखों वर्षों में इनका अपक्षय अपर्दन होगा, इरोजन होगा, ठीक है, तो उसके द्वारा क्या होगी, कौन सी मिट्टी बनेगी, उसके द्वारा जो मिट्टी बनेगी उसको हम बोलते हैं काली मिट्टी या फिर ब्लैक सॉइल। क्या बोलते हैं, ब्लैक सॉइल बोलते हैं या फिर काली मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा रीजन जो है ये काली मिट्टी का क्षेत्र है, उसके पीछे रीजन क्या है कि ये पूरा बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित क्षेत्र है। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, ये काली मिट्टी का क्षेत्र है पूरा। ठीक है, चलो देखते हैं काली मिट्टी के कुछ अन्य नाम भी हैं, इसको भी देख लीजिए। जैसे कि इसको हम रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, कपासी मिट्टी कॉटन सॉइल के नाम से जानते हैं, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ के नाम से जानते हैं, लावा मिट्टी लावा सॉइल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको चेरनोजम इंटरनेशनल लेवल पे इसको चेरनोजम के नाम से जानते हैं। तो ये इतने सारे नाम हैं, ये सारे काली मिट्टी के ही नाम हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है, रेगुर नाम है। कपासी क्यों बोलते हैं, क्योंकि कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, लावा मिट्टी क्यों बोलते हैं, क्योंकि लावा से ही इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, याद रखना है। देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको चेरनोजम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी विस्फोट से निकला लावा जब जम जाता है, चट्टानों में बदल जाता है, तो बेसाल्ट लावे की चट्टानों के अपक्षय मतलब टूट फूट के द्वारा, अपक्षय मतलब क्या होता है, टूटना फूटना, वेदरिंग बोलते हैं इसको, अपक्षय को वेदरिंग बोलते हैं। तो वेदरिंग के बाद ही इस मिट्टी का निर्माण होता है। जहां पर भी बेसाल्ट रॉक्स पाई जाएंगी वहां पर आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी। ठीक है, हाँ, कपास के लिए उपयुक्त होती सबसे अच्छी, कपास की फसल के लिए सबसे अच्छी यदि कोई मिट्टी मानी जाती तो ये काली मिट्टी ही मानी जाती है। इसी कारण इसका नाम ही पड़ गया कपासी मिट्टी, है ना, इतनी अच्छी होती है कपास के रीजन के लिए। देखो कुछ इस प्रकार से इसका निर्माण होता है, ज्वालामुखी से लावा निकला या फिर कैसे भी लावा निकला, उससे चट्टाने बनी, चट्टानों के टूट फूट के पश्चात ये बन गए, है ना। मतलब इस चट्टानों को यदि आप हथौड़े से तोड़ोगे तो ये काली मिट्टी में बन जाएगी, एक प्रकार से ऐसा आप बोल सकते हैं। हालांकि ये नेचुरल तरीके से लाखों वर्षों की घटना होती है, हजारों वर्षों की घटना होती है, कोई ऐसे एक दो दिन की, कुछ सालों की घटना नहीं होती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। विस्तार देख लेते हैं, तो ये मिट्टी दक्कन ट्रैप मतलब महाराष्ट्र पठार, है ना। अब देखिए इसके शब्द में ट्रैप लगा है, ट्रैप का मतलब क्या होता है पता है, ट्रैप मतलब होता है लेयर। इस प्रकार से लावा एक बार निकला, ठंडा हुआ, जमा, ठीक है, फिर कुछ समय बाद के बाद लावा निकला, ठंडा हुआ, जमा, फिर निकला, जमा, तो इस प्रकार से लेयर वाइज ये पूरा दक्कन ट्रैप का रीजन है ना। तो इसको हम बोलते हैं ट्रैप, इसलिए इसका नाम पड़ गया दक्कन ट्रैप। तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में ये मिट्टी पाई जाती है, देखने को मिलती है। कोई भी चीज बच्चों रटने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा काली मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है, पूरा महाराष्ट्र कवर करती है। इस कारण से सर्वाधिक कहां पाई जाती है, महाराष्ट्र राज्य में ही ये देखने को मिलती है, आपको याद रखना है। ठीक है, काली मिट्टी का काला रंग टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। इसमें एक एलिमेंट होता है, तत्व होता है टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट, तो इसकी उपस्थिति के कारण ही इसका रंग क्या होता है, काला होता है या फिर ब्लैक होता है। एक फैक्ट है, एग्जाम में कई बार आ जाता है, आपको याद रखना है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए इसे कपास की मिट्टी भी कहा जाता है या फिर कपासी मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। फसलों की बात करें तो कपास हो गया, सोयाबीन हो गया, गन्ना हो गया, दाल हो गई, ज्वार हो गई, बाजरा, सबसे अच्छी कपास के लिए होती है ना। सोयाबीन के लिए भी अच्छी मानी जाती है, गन्ने के लिए भी अच्छी मानी जाती है। तो दो तीन जो टॉप फसलें होती हैं उनका नाम आपको याद रखना है। गेहूं की फसल भी होती है, ऐसा नहीं है कि गेहूं नहीं होता है, तो गेहूं की फसलें भी यहाँ पर होती हैं। ये मिट्टी बहुत ही महीन कणों से बनती है, मतलब मृतिका से बनी हुई होती है, क्ले से बनी हुई होती है। इसके कारण इसमें पानी सूखने की क्षमता अधिक होती है और लंबे समय तक इसमें नमी बनी रहती है। इसलिए काली मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, जिसके कारण इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, देखो क्या होता है बच्चों, जो काली मिट्टी होती है, आपने देखा होगा, आप लोगों के घर के यदि आसपास पाई जाती होगी, तो ये बहुत ही चिकनी होती है ना। जो पुराने लोग होते थे ना, वो तो बाल भी इससे धोते थे, है ना। ये इतनी चिकनी होती है, यदि आपने काली मिट्टी से कभी बाल धोए हो तो उसके सामने शैम्पू फेले, आपके बाल इतने सिल्की कर देती है ये कि शैम्पू फेले इसके सामने, है ना।
आप में से हालांकि आजकल के जमाने के लोग तो यूज नहीं करते इसको, लेकिन पहले के लोग काली मिट्टी से अपने बाल धोते थे और वाकई में इतने अच्छे बाल, इतने शाइनी कर देते थे कि शैम्पू फेल है आजकल के, ठीक है। तो जो ये काली मिट्टी होती है काफी ज्यादा महीन होती है, और जो जितनी महीन मिट्टी होती है उसमें जल को सूखने की क्षमता भी उतनी ज्यादा होती है, ठीक है। तो याद रखना, इसमें जल को सूखने की क्षमता काफी ज्यादा होती है, मतलब इसको आपने गीला कर दिया तो काफी टाइम तक ये गीली होगी। लेकिन इसकी एक और विशेषता होती है, जब ये सूख जाती है, धूप पड़ने के कारण जब ये सूख जाएगी तो इसमें अपने आप दरारें पड़ जाती हैं, है ना। क्या होती है, दरारें पड़ जाती है, चटकन पड़ जाती हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा जिनके यहाँ खेती होती होगी तो उनमें चटकन पड़ जाती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे उसकी जुताई कर दी हुई है ना। आप देखते होंगे फसलों के बाद खेतों की जुताई की जाती है ना, पहले हलों से की जाती थी, अब तो ट्रैक्टर से करते हैं। तो जुताई के बाद क्या करते हैं, मिट्टी के अलग अलग हो जाते हैं, तो उस प्रकार से जब ये सूख जाती है, इसमें चटकन पड़ जाती है, तो ये ऐसा प्रतीत होती है ये मिट्टी की इसकी जुताई कर दी गई हो। तो इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, सेल्फ कल्टीवेशन भी इसको कहा जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। क्लियर है, ठीक है। इसका केमिकल स्ट्रक्चर पढ़े तो नाइट्रोजन ह्यूमस की कमी पाई जाती है, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है कि नाइट्रोजन और ह्यूमस जैसे तत्वों की कमी पाई जाती है भारतीय मिट्टी में। प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है ना, पेनिनसुलर और प्लेट्यू वाला रीजन है, तो यहाँ पर सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है, तो ये हो गए बच्चों काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, दोनों मिट्टी हमने पढ़ ली। कोई भी डाउट हो तो बताओ, नेक्स्ट मिट्टी हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। मुल्तानी मिट्टी तो अलग अलग होती है, वो अलग चीज है। काली मिट्टी, काली मिट्टी ब्लैक सॉइल पूरी काले रंग की होती है। क्लियर है, जल्दी बताओ। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट मिट्टियां हैं बच्चों दोनों, काफी ज्यादा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कोई भी डाउट हो तो बताओ, कोई कुछ भी पॉइंट यहाँ पर रटने की आवश्यकता नहीं है। हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में, चाहे वो नदर्न प्लेन वाला टॉपिक हो या फिर प्रायद्वीपीय पठार वाला टॉपिक हो, हम ये सारी चीजें पढ़ करके आए हैं, तो एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं चीजें। कुछ भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, कैसे ये बन रही है, कहाँ पर ये पाई जाती है, कौन सी फसलें होती हैं, ठीक है। एल्यूवियल, मैंने बताया ना, एल्यूवियल सर्वाधिक उपजाऊ है। एल्यूवियल मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, जितनी भी 8 प्रकार की मिट्टी पड़ी उसमें जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है, ठीक है। उसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि पूरा उत्तर का जो विशाल मैदान वाला बेल्ट है, वहां पर कृषि सर्वाधिक अच्छी देखने को मिलती है, सघन देखने को मिलती है, सभी फसलें की ज्यादातर उत्पादकता देखने को मिलती है, ठीक है। काली मिट्टी भी उपजाऊ होती है लेकिन ज्यादा एल्यूवियल होती है, ठीक है। बताओ किसी को कोई डाउट, क्लियर है। बाकी की मिट्टियां हम कल पढ़ लेंगे, आराम से पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलो एंड करें टॉपिक। हाँ, एल्यूवियल के बाद ब्लैक होती है, एल्यूवियल के बाद ब्लैक ही होती है, ठीक है। बाकी कोई लाल पीली मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है, लेटराइट भी उतनी उपजाऊ नहीं होती, तो यही दो मिट्टी में इंपॉर्टेंट है जो उपजाऊपन की दृष्टि से अच्छी होती है, ठीक है। और कोई डाउट। चलो क्लास को एंड करते हैं, है ना। पढ़ के आना और प्रीवियस पढ़ो, कुछ भी मैं पूछता हूँ आपके आंसर ही नहीं आते हैं। आज मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, वैसे तो मैं पूछता नहीं हूँ, या फिर मैं पूछना स्टार्ट करूँ डेली डेली 15 मिनट पहले पूछूं, फिर आधे घंटे पढ़ाऊं, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो, कुछ भी पूछो क्वेश्चन, आप लोग के आंसर ही नहीं आते हैं। आज मैंने पूछा कि मिट्टी पाई कहाँ जाती है, आप में से किसी के आंसर नहीं आया, जबकि हम पहले पढ़ चुके हैं ये चीज, कोई नई चीज नहीं पढ़ी आज हमने। तो रेगुलर बेसिस पर रिवीजन करते जाइए, आपके लिए ही फायदा है, मेरा उसमें कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलो तो फिर क्लास के मैं कल की क्लास में मिलेंगे, पढ़ करके आना और मिट्टियों को, आगे की मिट्टियां भी पढ़ करके आना। बाय बाय, टेक केयर।